वेलकम बैक टू आवर चैनल द एकेडमी बाय लव। आज की जो वीडियो हम आपके सबके सामने लेकर आए हैं ये हमारे इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड जो कि क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर है जो हमने शुरू किया था, उसका सेकंड पार्ट है, फाइनल पार्ट है। आज इस वीडियो के अंदर हम उस चैप्टर के बचे हुए हिस्से यानी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ेंगे। उस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब पढ़ लिया है पिछली वीडियो में। साथ में हमने देखा कि फॉरेन ट्रेड जो है इंडिया की वो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी। साथ ही हमने देखा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की फॉरेन ट्रेड कैसी थी। और आज हम देखेंगे कि इंडिया की जो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी है वह कैसी है। चलिए शुरू करते हैं। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी जो है इसका एक दूसरा नाम भी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है। जी हाँ, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट कर देना, यानी इम्पोर्ट के लिए हमें कोई और दूसरा विकल्प, कोई और दूसरा ऑप्शन ढूंढना है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी क्या है, चलिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को देखें। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर शेयर करें और हमारी वीडियोस को लाइक भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी इज़ ए पॉलिसी ऑफ रिलायंस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर हम एक प्रिंसिपल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं और वो प्रिंसिपल है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी सामान हम दूसरी कंट्रीज से मंगाते थे उसको बंद करके वही सामान अपनी कंट्री के अंदर ही बनाएं। यही जो बात चल रही है आजकल ये इंडिया में चली, क्योंकि चाइना के साथ जो हमारा फेस ऑफ चल रहा है उसी को मद्देनजर रखते हुए लोग दोबारा से इसी पॉलिसी को अपनाने के लिए बात कर रहे हैं कि जो सामान चाइना से लिया जाता है, खरीदा जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, उसको वहाँ से इंपोर्ट ना करके भारत में ही बनाया जाए। तो यही है पॉलिसी इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी जो 1951 से लेकर 1991 तक भारतीय सरकार ने अपनाई थी। ये पॉलिसी का मेन एम होता है कि जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। कैसे? इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाकर और साथ में इंपोर्ट ड्यूटीज़ के द्वारा। चलिए देखते हैं ये काम कैसे किया जाता है। जब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात आती है तो उसका मतलब होता है कि उन गुड्स की, जो गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं उनकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना। इससे क्या होगा? इससे अगर हम बाहर किसी कंट्री से कोई सामान नहीं खरीदेंगे तो जो फॉरेन करेंसी है उसकी बचत होगी। दूसरा, जो बचत हमने करी होगी फॉरेन करेंसी की उसको हम दूसरी चीज़ों पे खर्च ना करके डेवलपमेंटल गुड्स के ऊपर, डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स जैसे ऑयल हो गया या नेचुरल गैस हो गई, जो हमारी कंट्री के अंदर बहुत कम है या बिल्कुल नाम मात्र है, बिल्कुल बहुत ही कम क्वांटिटी में है, उन चीज़ों को हम बाहर से ज़्यादा मंगा सकते हैं अगर हमारे पास अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा होगा। बाय दिस स्ट्रेटजी गवर्नमेंट वांटेड टू मेक इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसी स्ट्रेटजी के द्वारा जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने ये ट्राई किया कि वो अपने फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन करेंसी का इकोनॉमिकल यूज़ करे, उसको एक अच्छे तरीके से, मैनेज तरीके से उसको खर्च करे और ये देखे कि वो ज़्यादातर पैसा कहाँ पर खर्च हो, वो ज़्यादातर पैसा इकोनॉमिकल एरियाज़ पे, जो डेवलपमेंट के एरियाज़ हैं वहाँ पे खर्च हो। साथ में इट वाज आल्सो डन टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम ग्लोबल कंपटीशन। जब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात करी गई तो ये भी ध्यान में रखा गया कि हम इसको इसीलिए कर रहे हैं, मेनली प्राइमरीली इसको इसीलिए किया जा रहा है कि जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे वो इंडिपेंडेंस के बाद इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे। तो अगर वो फॉरेन कंपटीशन को फेस करेंगे तो उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा, क्योंकि फॉरेन कंपटीशन जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उन्होंने प्रोडक्शन की टेक्निक काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेवलप कर ली थी और भारत के पास उतनी अच्छी टेक्निक्स प्रोडक्शन की नहीं थी। तो उनको इस इंटरनेशनल कंपटीशन से बचाने के लिए, ग्लोबल कंपटीशन से बचाने के लिए इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर दिया और इसी पॉलिसी को बोला जाता है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी या फिर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की स्ट्रेटेजी। इंडिया ने ये पॉलिसी 1991 तक चलाई, क्योंकि 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए थे। तो उसके बाद हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं रही, एक ओपन इकोनॉमी बन गई और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को भी हमारी कंट्री के अंदर बंद कर दिया गया। अब देखते हैं कि इसके गुड इम्पैक्ट क्या है। गुड इम्पैक्ट इसका ये रहा, सबसे पहला कि हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ का लगना, उनकी ज़्यादा प्रोडक्शन करना, लेकिन ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को मेन बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हमारी कंट्री का मेन सेक्टर था, उसको हमने
इस तरीके से हमने अपनी प्लानिंग करी कि एग्रीकल्चर सेकेंडरी सेक्टर बन गया और हमारी कंट्री का जो मेन डेवलपमेंट का जो सेक्टर बन गया वो क्या बन गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर बन गया। जबकि हमारी कंट्री के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर आज के टाइम में या उस टाइम भी हमारा मेन सेक्टर नहीं रहा था। हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को 1951 से लेकर 1991 तक 40 साल के अंदर 12% से 25% तक बढ़ा दिया था। ये वीडियो में 15% लिख दिया है, आप इसको सही करके 25% ज़रूर लिख लें। तो इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम किसी एक शेयर का, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो उसका शेयर जो है जीडीपी के अंदर बढ़ा देते हैं। इसे बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। साथ में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जब इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी हमने जब अडॉप्ट करी तो हमने देखा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हमने क्या करना शुरू करा, ज़्यादा एम्पावरमेंट देनी शुरू करी, ज़्यादा एनकरेजमेंट देनी शुरू करी उनको। तो इंडस्ट्रीज़ ने क्या करना शुरू कर दिया, इंजीनियरिंग गुड्स भी बनाने शुरू कर दिए। साथ में कंज्यूमर गुड्स तो बनाए ही, लेकिन कैपिटल गुड्स, जिनको हम इंजीनियरिंग गुड्स भी बोलते हैं, उनको भी बनाना शुरू किया। तो इससे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ डाइवर्सिफाई हो गई, सिर्फ कंज्यूमर गुड्स के अंदर नहीं रही, साथ में कैपिटल गुड्स या फिर इंजीनियरिंग के गुड्स भी हमने बनाने शुरू कर दिए। भारत के अंदर एक सनराइज इंडस्ट्री थी उस टाइम की। सनराइज इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को बोलते हैं जिसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करने की बात करी जाती है, या ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो हमारी कंट्री में ऐसी इंडस्ट्री थी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई और उसको सनराइज इंडस्ट्री का नाम दिया गया कि ये एक नई बढ़ती हुई इंडस्ट्री है हमारी कंट्री के अंदर। इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज़्यादा लगा दी गई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे कि कोई भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स बाहर की कंट्री से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना मंगाए। ये इंपोर्ट ड्यूटी ऑलमोस्ट 400%, शुरू में 400% तक थी। यानी अगर आप कोई भी सामान खरीदेंगे, इंपोर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक का किसी दूसरी कंट्री से, तो आपको उसके ऊपर 400%, बहुत बड़ा अमाउंट है, आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो लोग बाहर की कंट्री से कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान नहीं खरीदेंगे और अपनी कंट्री में ही उस सामान की प्रोडक्शन करेंगे। साथ में अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट आई। जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया गया, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम्स में। इनके अंदर गवर्नमेंट ने पैसा लगाना शुरू करा, प्राइवेट सेक्टर ने पैसा लगाना शुरू करा, तो इससे इन्वेस्टमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज़ सामने आई और हमारी कंट्री के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने भी ग्रोथ करनी शुरू करी, छोटे ने भी और बड़े ने भी। तो यहाँ पर एक ट्विन ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हुआ, ग्रोथ विद इक्वालिटी का, कि हमने ग्रोथ भी करी है और साथ में इक्वालिटी भी लाए हैं। तो ये थे गुड इम्पैक्ट्स। अब बात करते हैं बैड इम्पैक्ट्स के बारे में। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट मोनोपोलीज यहाँ पर हो गई थी। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को एक ड्राइविंग सीट दी कि आप इस डेवलपमेंट की प्रोसेस में आगे रहेंगे। तो उससे क्या हुआ, उससे गवर्नमेंट ने बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर मोनोपोली लेनी शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल बात करते हैं 1990 तक जो टेलीकॉम सेक्टर था, जो टेलीकम्युनिकेशन का जो सेक्टर है, वो गवर्नमेंट की मोनोपोली के अंदर था। अगर आपको एक टेलीफोन कनेक्शन अपने घर पे लेना होता है तो आपको बहुत सालों तक वेट करना होता था, लेकिन आज आपको कंपनी वाले सामने से फ़ोन करते हैं कि आप उनका सिम ले लीजिए, उनका फ़ोन लगवा लीजिए। तो ये जो इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज आ गई थी ना, उसकी वजह से भारत की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा। दूसरा बैड इम्पैक्ट है लैक ऑफ कंपटीशन, तो लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जब आपने अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर दिया है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपने बाहर की कंट्री से सामान मंगाना बंद कर दिया है, भारत के अंदर कोई भी दूसरी कंट्री सामान नहीं बेचेगी, तो आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को इंटरनेशनल कंपटीशन या इंटरनेशनल क्वालिटी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होगी। वो कभी भी ये ट्राई नहीं करेंगे कि वो अपने गुड को और ज़्यादा अपग्रेड करें या उसको और ज़्यादा बेटर बनाएं ताकि कंज्यूमर्स को और फ़ायदा हो। वो सोचेंगे कि जैसा चल रहा है चलने दीजिए, और ऐसा ही हुआ। भारत के अंदर शुरुआत में 2 कार की कंपनीज थी, एम्बेसडर और फिएट। इन दोनों ने कभी भी अपनी कार के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से 1991 के बाद जब दूसरी कंट्रीज़ की कंपनीज़ ने हमारी कंट्री के अंदर आना शुरू करा, तब एम्बेसडर और फिएट की मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो गई और एम्बेसडर का तो लगभग नाम ही ख़त्म हो चुका है भारत में से। वो इसलिए हुआ क्योंकि जब दूसरी कंट्रीज़ से जो कंपनीज भारत में आई, उन्होंने एक अच्छा ऑप्शन दिया, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दिया, तो लोगों ने एम्बेसडर और फिएट को छोड़ के उस हाई क्वालिटी ऑप्शन को चूज़ करना शुरू कर दिया। साथ में तीसरा है, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का बहुत इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड हुआ, मतलब वो बहुत तेज़ी से बढ़ी और हर जगह घुस गई।
पब्लिक सेक्टर हर जगह घुसा, जिससे उसने प्राइवेट सेक्टर के अपॉर्चुनिटीज़ को भी स्वेलो कर लिया। यानी जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को जाने देना चाहिए था ताकि वो भी ग्रो करे, वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्रीज़ ही लगाई। आप ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर बहुत रेलवेज चला रही है या और कोई बहुत बड़े काम करिए तो ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स बेचने लग जाए तो यहाँ पे दिक्कत है। और 1950 से लेकर 1980 तक यही हुआ। गवर्नमेंट ने कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी अपना हाथ डाला और वो भी बेचने शुरू करे, तो वहाँ से प्राइवेट सेक्टर की अपॉर्चुनिटी भी गवर्नमेंट ने खा ली। और लास्ट बात करते हैं कि जो स्टेट के एंटरप्राइजेज हैं, जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली अनवायबल हैं। मतलब सिंपल आप समझ सकते हैं अनवायबल का मतलब क्या है कि वो कॉस्ट इनएफिशिएंट है, उनको लॉसेस ज़्यादा हो रहे थे, प्रॉफिट्स बहुत कम हो रहे थे। अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं तो वो अपने काम ऑपरेशंस को बंद कर देता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर्स में जब ऐसे लॉसेस हो रहे थे हमारी कंट्री में, इस पॉलिसी के थ्रू, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी के थ्रू, हम उसको बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारी पॉलिसी ही यही थी कि हम सामान भारत के अंदर ही बनाएंगे। तो उनको ऐसे ही लॉस करते रहने दिया गया, वो अपने काम करते गए, लॉस करते गए और कभी भी उनको बंद नहीं किया गया। बंद इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जो ट्रेड यूनियंस थी और जो पॉलिटिशियंस थे वो इसके खिलाफ हो रहे थे। वो बोल रहे थे कि जो लोग इन कंपनीज़ के अंदर काम करते हैं, अगर ये कंपनीज़ ही बंद हो जाएंगी तो वह भी कहाँ जाएंगे। तो ये एक जो यहाँ पर सोशल जस्टिस का जो पॉइंट आ गया था, उसकी वजह से ये जो लॉस करने वाली जो कंपनीज़ थी पब्लिक सेक्टर की, ये भी बंद नहीं हो पाई। और जो हमारी ये पॉलिसी है इनवर्ड लुकिंग जो ट्रेड स्ट्रेटजी थी, ये इस ग्राउंड पर भी बहुत ही ज़्यादा फेल यहाँ पर हुई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर में बाय इट्स नेम आ सकता है कि डिस्क्राइब द इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी या फिर डिस्क्राइब द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी ऑफ इंडियन प्लानिंग। आप इसको एक बार ज़रूर देखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस लॉकडाउन के टाइम में पढ़ाई करते रहें, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखें, डाउट मत करें अपने ऊपर। आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, बस मेहनत करने की ज़रूरत है और मेहनत करवाने के लिए हम लोग आपके साथ हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।